हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। इससे पहले क्लास 6 और 7th भी कंप्लीट हो चुका है, तो जिसने भी ना देखा हो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद ही यहाँ पे ये वाला चैप्टर देखें। ठीक, तो इसका एक चैप्टर हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया है। अब इस वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर करते हैं, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यहाँ से हम लोग देखें किस प्रकार से जो कंपनी है वो व्यापार करने के मकसद से आई थी, लेकिन उसके बाद उसने धीरे धीरे साम्राज्य अपना स्थापित कर लिया और किस प्रकार से भारतीयों को इसका सामना करना पड़ा है। ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो अच्छे से इसको पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी की खासियत ये है कि इसके नोट्स बना के नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक, अगर आप इस एनसीईआरटी के भी कहीं से आप नोट्स खरीद के उसको फिर पढ़ रहे हो तो फिर एनसीईआरटी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक, आपको इसको बुक से ही पढ़ना है और अच्छे से लाइन बाय लाइन, और इसकी जो भाषा है उस पे पकड़ बनानी है, और इसका जो समझाने का तरीका है वो देखना है किस तरीके का है, और पूरी स्टोरी आपको समझनी है, तभी एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा है। ठीक, तो इसके आप जो नोट्स हैं अलग से पॉइंट बना के आप नोट जरूर बना सकते हैं खुद से, लेकिन आपको बुक से ही पढ़ते हुए बनाना है। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर। यहाँ से शुरू होता है हमारा। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, औरंगजेब जो है आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। ठीक, उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद, ठीक, यानी कि 1707 में औरंगजेब की जो है मृत्यु हो जाती है। ये आपको फैक्ट याद रखना है। उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। अब जब कोई राजा ही मर जाएगा तो उस पे कोई नियंत्रण रह नहीं जाएगा राज्य पे। तो जब नियंत्रण नहीं रह जाएगा तो जो सूबेदार है, जो जमींदार है, ये सब जो है अपनी ताकत दिखाएंगे कि इनके पास किसी तरीके से सत्ता आ जाए। आगे देखें, उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। यानी कि जो क्षेत्रीय रियासतें हैं, जो छोटे मोटे लोग थे, वो अपनी ताकत दिखाने लगे। छोटे मोटे जमींदार सूबेदार अपनी ताकत दिखाने लगे। इस प्रकार से दिल्ली में जो है एक मजबूती नहीं रह गई, एक प्रभावी केंद्र नहीं रह गया। ठीक, तो यही यहाँ पे बताया गया है। आगे देखें, 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध यानी कि 18वीं सदी के बाद की बात की जा रही है। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे? ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। ठीक, तो जब पहले पहल जब लोग आए थे, जब कंपनी व्यापारिक कंपनी आई थी, तो फिर वो सिर्फ एक बिजनेस करने के उद्देश्य से आई थी, व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। उनका कोई दिलचस्पी इस पे नहीं थी कि वो यहाँ पे कब्जा करेंगे या साम्राज्य बनाएंगे। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ने कैसे कैसे यहाँ पे सत्ता स्थापित कर ली और यहाँ पे जो है एक राजा की तरह रहने लगे। वो सारी चीजें कैसे हुई, ये सब हम लोग इसमें समझेंगे। आगे देखें, यहाँ पे देखिए चित्र दिया गया है, कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। ठीक, तो यहाँ बहादुर शाह जफर हैं और उनके बेटों की जो है गिरफ्तारी यहाँ पे हो रही है। किसने करी? कैप्टन हडसन ने। ठीक, औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था, प्रतीक के रूप में बना हुआ था। ठीक, 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया था। ठीक, जिसे हम 1857 क्रांति हम लोग देखते हैं। तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। ठीक, तो बहादुर शाह जफर भी उन्हीं के वंश से थे। ठीक, औरंगजेब वगैरह के। ठीक, तो बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। ठीक, तो ये सारी जो कहानी है बहादुर शाह जफर के बारे में हमने समझा। आगे देखें, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कंपनी जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो किस तरीके से पूर्व में, अब यहाँ पे जैसे कि वो लोग जो यूके में कंपनी बनी, अब वहां से यहाँ पे आना है। तो ये लोग जो आए थे समुद्र के रास्ते से होते हुए यहाँ पे भारत में पहुंचे थे, और भारत से अन्य जगहों पे पहुंचे, चीन वगैरह में पहुंचे, म्यांमार, और यहाँ पे हम लोग देखें लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक, तो यहाँ पे सब जगह पहुंचे। ठीक, तो भारत में भी ये लोग यहाँ से आते होते हुए केप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीका में पड़ता है, और इससे होते हुए फिर यहाँ पे इनको एक नाविक मिला था, और नाविक ने रास्ता दिखाई भारत की तरफ की। ठीक, तो केरल के कालीकट तक जो वो था वास्को डी गामा, वो यहाँ पे पहुंचा था। तो हम लोग इसमें ये सब चीजें देखते हैं। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ठीक, ये भी याद रखना है, महारानी कौन है? एलिजाबेथ प्रथम, से चार्टर अर्थात इजाजतनामा, यानी चार्टर क्या बोलते हैं? इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को
पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया, पूरब से यानी कि यहाँ ईस्ट से, ठीक। तो ये ईस्ट और ये अगर इसके सापेक्ष में देखें तो ये क्या है, वेस्ट हो गया, ठीक। तो यानी कि ये कंपनी कहाँ पे थी, यहाँ पे, और ये ईस्ट में। तो ईस्ट में यानी कि पूर्व में से व्यापार करने का अधिकार मिल गया, एकाधिकार मिल गया, ठीक। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी और कोई कंपनी व्यापार नहीं करेगी, तो उसको बोलते हैं एकाधिकार, ठीक। तो इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया अभी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को, नए जो इलाके थे उनको खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, ठीक। भय इसलिए नहीं था क्योंकि कोई कंपनी आ ही नहीं सकती थी, उसी एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का था, ठीक। तो उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थीं। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी, ठीक। यहाँ पे हम लोग देखते हैं वाणिज्यिक शब्द का मतलब, जिसको नहीं पता हो या नोट कर लेना। एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीद कर तो ज्यादा कीमत पर बेच कर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, उसी को बोलते हैं वाणिज्यिक, ठीक। आगे देखें, लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था, ठीक। ये जो दस्तावेज था, जो चार्टर था, वो बाकी ताकतों को यहाँ पे आने से नहीं रोक सकता था। जो यूरोप में तो कई कंट्री आती हैं, तो अलग अलग कंट्री के लोग भी इसमें आए, ठीक। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। यानी कि सबसे पहले अगर कोई आया था तो पुर्तगाली जो है आ गए थे, कहाँ पे, पश्चिमी तट पर, ठीक। तो अगर ये हम देखें, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये इस प्रकार से ये भारत है, तो यहाँ पे जो है पुर्तगाली पश्चिमी तट है, ये यहाँ पे आ गए थे, कहाँ पे, केरल पे। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे, गोवा में उन्होंने ठिकाना बनाया, और पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था, ठीक। तो ये अभी आपको फैक्ट याद रखना है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच, ठीक, ये क्या है, डच। डच जो थे वो नीदरलैंड के थे, ठीक। डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए, ठीक। तो यानी कि अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, डच जो है, नीदरलैंड और पुर्तगाल और क्या बोलते हैं यूके यानी इंग्लैंड, तो आ ही गए, ठीक। आगे देखें, समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी, तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो यूरोप के जो बाजार थे वहां पे भारत के जो सूती कपड़े और रेशम थे उनकी बहुत ही मांग थी, वहां पे बहुत ही ज्यादा डिमांड उनकी थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग इलायची और दालचीनी यानी कि जो मसाले होते हैं हमारे, उनकी भी जबरदस्त मांग रहती थी। क्यों मांग रहती थी ये भी अगर समझे, क्योंकि जो ये जो कंपनियां आई वहां पे क्या होती है, वहां पे बहुत ज्यादा पड़ती है ठंड, ठीक। बहुत ज्यादा वहां पे ठंड पड़ती, अब ठंड पड़ती तो ये जो मसाले हैं, ठीक, तो ये जो है शरीर को जो है गर्म करने का काम करते हैं, ठीक। तो ठंड में जो मसाले होते हैं ये आपको गर्मी देंगे शरीर में, ठीक, आपको ठंड नहीं लगेगी, ठीक। तो ये क्या करते हैं, एक प्रकार से गर्म करते हैं, तो इसलिए इनकी मांग भी ज्यादा थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के पलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। यानी कि डिमांड जब बढ़ने लगेगी तो इसकी चीजों की जो है कीमतें बढ़ने लगेंगी, तो जो मुनाफा है, तो मुनाफा ये लोग नहीं कमा पाएंगे। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझनी है कि ये इन जो कंपनियां थी, एक कंपनी मान लो एक ए है और एक कंपनी है आपकी बी, ठीक। तो इनके बीच जो है जो लड़ाई जो शुरू हुई है वो क्यों हुई है, ये आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखें, यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था, ठीक। किलेबंदी यानी कि जो अगर मान लो यहाँ पे कोई व्यापारिक कंपनी स्थापित है तो उसकी जो है ऐसे किलेबंदी बाउंड्री प्रकार से कर देते थे ताकि यहाँ पे कोई घुस ना पाए, ठीक। तो किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किले बंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। यानी कि जब कंपनियां अपने आप को इस प्रकार से पैक कर लेंगी तो वहां का जो शासक है जो इनसे क्या ले रहा है, इनसे टैक्स ले रहा है,
ठीक, यहाँ पे परमिशन जो शासक है वो परमिशन देता है। अब ये लोग किलेबंदी कर रहे हैं तो यहाँ पे बराबर इनकी इनकी जो है जांच नहीं हो पाती है कि यहाँ अंदर चल क्या रहा है। इस वजह से शासक भी जो है इनसे गुस्सा आ जाते थे और टकराने लगते थे, मतलब कि क्योंकि इनके जो रूल और रेगुलेशन थे उनका क्या हो रहा था, उनका उल्लंघन हो रहा था। तो इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। ठीक, तो ये जो राजा हो गए ये राजनीति हो गई, और जो व्यापार है कंपनी कंपनी व्यापार के चक्कर में लड़ रहे हैं और यहाँ पे ये पॉलिटिक्स के जरिए लड़ रहे हैं। तो ये दोनों चीजें जो है बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। आइए देखें कि ये कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से व्यापार शुरू करती है। ठीक, तो ये देखते हैं जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ शुरू करती है, बंगाल से। ठीक, तो बंगाल की आपको लोकेशन देख लेनी है। बंगाल की अगर लोकेशन हम लोग देखें तो ये जो है हमारा प्यारा भारत है। ठीक, तो यहाँ पे जो है लोकेशन है किसकी, बंगाल की। आगे देखें, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। ठीक, तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, हुगली नदी के किनारे जो पहली जो इंग्लैंड की जो फैक्ट्री थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी, वो 1651 में स्थापित हुई थी। कहाँ पे, हुगली नदी के किनारे। तो ये भी आपको याद होगा कि हुगली नदी कहाँ पे है, बंगाल में। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। ठीक, तो फैक्टर किसे कहते हैं, व्यापारियों को। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, नोट करके लिख लेना है। ठीक, इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीदी थी। तो ये आप याद रखना कि जो है मुगल अफसर जो थे, यानी कि मुगलों के जो रक्षा करते थे, जो भी सूबेदार थे, जो भी जमींदार थे, ठीक है, तो उनको जो है रिश्वत देकर खरीद लेते, उनको पैसे दे देते थे, सोना दे देते थे, कुछ भी देते थे। तो उनको पैसा देकर उनको लालच दे देते थे, और जिससे कि वो लोग अपने जो एरिया था, अपना क्षेत्र था, अंग्रेजों को दे देते थे और वहां पे वो लोग फैक्ट्री डाल देते थे। ठीक, तो इसी प्रकार से 3 गांवों की जमींदारी भी इन लोगों ने खरीद ली थी। इनमें से एक गांव कालीकाता, ठीक, इसी का नाम जो है बदल के कोलकाता हुआ, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। ठीक, कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। ठीक, तो यानी औरंगजेब को तैयार कर दिया था कि कंपनी को बिना शुल्क दिए, कंपनी जो है बिना शुल्क दिए जो है वहां व्यापार करे। तो इसका फरमान जारी करने के लिए उसको तैयार किया था औरंगजेब को। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें यानी कि छूट हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए, औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें यह छूट नहीं थी। यानी कि जो एक कंपनी को छूट मिली थी, लेकिन अगर इनके अफसर अलग से जो है कोई चीज बेच रहे हैं तो उनको छूट नहीं है। ठीक, इंडिविजुअल छूट नहीं है, टोटल कंपनी का जो व्यापार है उस पर छूट है। ठीक, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। यानी कि जो अलग अलग सामान बेच रहे थे, उनने भी कहा कि भाई हम टैक्स नहीं देंगे। ठीक, तो इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। अब टैक्स नहीं आ रहा है तो राजस्व वसूली कम होगी, यानी खजाना कम आ पाएगा। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां विरोध क्यों ना करते। यानी कि जो मुर्शिद कुली खां हैं बंगाल के, तो ये जो मुर्शिद कुली खां थे ये थे कहाँ के, बंगाल के नवाब। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया इस चीज का। आगे देखें, तो अब हम लोग देखते हैं व्यापार से युद्धों तक। यानी कि व्यापार करते करते जो है ऐसी क्या नौबत आ गई जो युद्ध तक मामला पहुंच गया इनका। ठीक, तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव की फोटो दे रखी है। यहाँ हम लोग यहाँ से अगर पढ़ें तो 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। यानी कि एक तरफ कंपनी और एक तरफ कौन थे, नवाब। तो ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। यानी कि औरंगजेब हम लोगों ने देखा कि लास्ट शासक था जो कि मजबूत मजबूत था थोड़ा। और उसके बाद जो जब वो मर गया तो बंगाल के जो नवाब थे वो अपने एटीट्यूड में आ गए, अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। यानी कि सब क्षेत्रीय जो है उसमें बट गए, सब अपना 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 क्षेत्र के जो है राजा बनते चले गए। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ठीक, तो ये आपको सीक्वेंस जो है ये याद रखना है। मुर्शिद कुली खां के बाद कौन आया, अलीवर्दी खां, और अलीवर्दी खां के बाद आए सिराजुद्दौला, कौन, बंगाल के नवाब बन गए। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनियों को रियायतें देने से मना कर दी, यानी कि कोई किसी भी प्रकार की छूट देने से मना कर दी कि जाओ हम तुमको छूट नहीं देंगे। ठीक, तो व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया। ठीक,
और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। ठीक, तो इस प्रकार से इन लोगों ने पाबंदी लगा दी कि भैया तुम लोग ये जो कलाकारी कर रहे हो ये सब नहीं करोगे और सिक्के के अपने जो है अपना अलग से नहीं डालोगे। ठीक, और कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। ठीक, तो कंपनी ने जो है ये कहा कहिए कि हम भैया टैक्स नहीं चुकाएंगे तुम्हें। तो उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों ने उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। ठीक, अब जब ये सब नहीं कर रहे हो तो फिर जो नवाब हैं वो तुम्हारी पूजा थोड़ी करेंगे। ठीक, कायदे से सम्मान अपमानित करेंगे ही। आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे कठपुतली सब दिया, लेकिन कठपुतली अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है तो इसको देखते हैं बाद में। यहाँ पे कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। अब ये जो स्थानीय अधिकारी हैं, कौन किसके, यानी कि जो वहाँ के क्षेत्रीय ताकतें जो थी, क्षेत्रीय जो अपने आप को राजा समझ रहे थे कि मैं ही मालिक। ठीक, तो उनकी मांगे थी अलग से, तो इसलिए कंपनी ने कहा कि हमारा जो व्यापार है तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले, यानी कि जो टैक्स ले रही है सरकार वो हटा ले, तभी हम व्यापार कर पाएंगे। अब हम तुमको तो टैक्स भी दें, उधर व्यापार भी हमारा कम हो रहा है, ऊपर से अधिकारियों के बेतुकी मांगे हैं, तो कहाँ से व्यापार होगा। तो कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, यानी कि भैया शादी करनी होगी और फिर बच्चे पैदा करने होंगे, तो इस प्रकार से इनकी क्या बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी। इन्होंने गांव खरीदने होंगे, किलों का पुनर्निर्माण करना होगा, ये सब चीजें इन्हें करनी होगी। तो ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के युद्ध, ठीक, तो ये आपको याद रखना, प्लासी के युद्ध के रूप में हुई, यानी कि टकराव इतना बढ़ गया कि फिर आगे जाके प्लासी का युद्ध छिड़ गया। ठीक, यहाँ देखें प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और नोट करते जाना, जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे वो सब नोट करते हुए चलना है आपको, ताकि दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बार पढ़ो, कायदे से पढ़ो। आगे देखें 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब, ठीक, यहाँ पे हमारा वर्ड आ गया कठपुतली। अब हम लोग इस कठपुतली को समझ लेते हैं भैया, इसका मतलब क्या होता है। वैसे तो बाकी आप लोगों को पता ही होगा कि एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। एक व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है, उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया कठपुतली का मतलब। तो जो कंपनी थी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी, ये क्या हो गया भैया, हाँ, तो ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें दे, यानी कि उसको छूट दे और कंपनी के हिसाब से चले, अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से, प्रतिद्वंदी मतलब जो सिराजुद्दौला के विरोधी हैं, में से किसी को नवाब बना दिया जाए। ठीक, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि किस प्रकार से कंपनी जो है ये राजाओं को आपस में लड़ा के और किस प्रकार से अपने अपने खुद के साम्राज्य का विस्तार कर रही है और किस प्रकार से वो खुद ही एक प्रकार से राजा बन जाती है और सबको कंट्रोल करती है। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली, ठीक, यानी कि उसने ये इस प्रकार की रणनीति बनाई लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। ठीक, जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर दिया। जब इस प्रकार की चीजें इन्हें नहीं मानी उसकी, तो भाई वो उसने जो है इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पर ताला डाल दिया और अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया, यानी कि जो कलकत्ता में इन्होंने किला बनाया था वहां पे जो है नवाब चल दिया। आगे देखें, कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव, ठीक, तो जो हमने अभी फोटो देखी थी, तो यहाँ पे क्या आ गए, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया और इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद आगे देखें तो हम लोग यहाँ से इसके बाद शुरू करते हैं। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने भाई, प्लासी के मैदान में उस समय प्लासी का युद्ध हुआ और रॉबर्ट क्लाइव में नेतृत्व करता था और उसने जो है सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। अब नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर, ठीक, ये भी याद रखना, ये जो है ये ससुरा दोगला निकला। ठीक, ये इसने धोखेबाजी कर दी किसने? सिराजुद्दौला के साथ। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और बहुत ही जो है गद्दार है ये। ठीक, तो मीर जाफर ने
जो है इसने जो है इसके साथ गद्दारी करी की कार गुजारियां भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सिराजुद्दौला की जो है इसने समर्थन नहीं किया और ये जो है सिराजुद्दौला इससे हार गया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। तो इस लालच में इस साले ने जो है इसको धोखा दे दिया सिराजुद्दौला को। ठीक, आगे हम लोग देखें यहाँ पे, क्या आप जानते थे कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? यहाँ पे आपको प्लासी का नाम जो कैसे पड़ा ये देखना है। दरअसल असली नाम पलासी, ठीक है, पलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया था। इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों, ठीक, तो पलाश के जो फूल होते हैं के कारण कहा जाता था। पलाश के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, इस जिसका होली पर इस्तेमाल होता है। ठीक, तो ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई पलाश के फूलों का यूज क्या होता है और ये कहाँ पाए जाते हैं। ठीक, और ये जो है पलाश से ही पलासी नाम बिगड़ के बना है। आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे एक ये चित्र दिया गया है, ये क्या है? ये है भाई महान्यायालय कच्छ, ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट। ठीक, यहाँ पे है ईस्ट इंडिया कंपनी के कोड ऑफ प्रोपराइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है। अब उस समय पे आप ये देखिए कि ये कितना जो है डेवलप कर गए थे कि आप यहाँ का जो है व्यवस्था देख सकते हैं किस प्रकार से मैनेज करते हुए यहाँ पे अच्छे से सब लोग बैठे हुए हैं, कितने सब तरीके से बैठे हैं। तो हम लोग इनके सामने कहाँ टिक सकते थे उस समय। ठीक, आगे देखें, यहाँ पे एक फोटो दी गई है, ये सिराजुद्दौला की है। ठीक है, आगे देखें, संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। ठीक, कहाँ के लोग? इंग्लैंड के लोग ही जो इंग्लैंड की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी के लोगों को अविश्वास और संदेह से देखते थे। और प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को, ठीक, विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। ये जो चिट्ठी है ये इसने रॉबर्ट क्लाइव ने भेजी थी इसको, विलियम पिट को। इसमें लिखा है, लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी और मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। ठीक, तो ये किस बारे में है ये आप समझ सकते हैं। आगे देखें, यहाँ से प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। तो भाई ये प्लासी की जो जंग है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी जो है पहली जीत थी भारत में। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। ये जो है ये साला चुट्टा ये जो है नवाब बन गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। यानी कि जो राजा थे भाई उनको भी तो दिखावा करना है, नहीं तो फिर जनता उनके खिलाफ भड़क उठेगी कि ये तो फिर कंपनी की ही चाटुकारिता कर रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमेशा उनके इशारों पर नहीं चल सकते थे वो। तो कंपनी को ये भी डर था। आगे देखें तो फिर कंपनी क्या करती। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764, ठीक, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, यानी पहले हुई प्लासी की युद्ध 1757 में, उसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई हो गई। ठीक, क्योंकि मीर जाफर बनाया उसके बाद मीर कासिम बना, मीर कासिम ने भी उसको जो है परेशान ऐसी तैसी करने लगा इनकी, तो उसके बाद बक्सर की लड़ाई हो गई तो उसको भी हराना पड़ा। इसको मीर कासिम को उसे बंगाल से ही बाहर कर दिया भैया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। ठीक, यानी कि पहले मीर जाफर को बनाया, उसके बाद उसको हटा दिया, उसके बाद मीर कासिम बनाया, उसके बाद उसने भी इनको पेलना शुरू किया तो उसको भी पेल पाल के इन्हें हटा दिया, उसके बाद वापस से मीर जाफर को ले आया, अब आए ना लाइन पे। इस प्रकार से अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। यानी कि अब नवाब जो है को जो आराम से वो पैसा लेगा, पेंशन लेगा एक प्रकार से कि हाँ लाओ हर महीने हमको 5 लाख रुपए चुकाते रहो। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ
अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे भैया क्लाइव ने ऐलान कर दिया कि अब हम खुद जो है शासन चलाएंगे। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। यानी कि बंगाल प्रांत का जो है इनको दीवानी मिल गई। किसको? कंपनी को। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। यानी कि बंगाल के जितने भी संसाधन थे, जो भी चीजें वहां पे बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, जो पहले शासक के अंतर्गत आती थी, फिर वो कंपनी के अंतर्गत आ गई और कंपनी ने ऐसा शोषण किया कि फिर वो कभी उभर ही नहीं पाए। आगे देखें। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। यानी कि ये लोग ब्रिटेन से जो सोना चांदी लाते थे वो उनको बेचनी पड़ती थी और उसके बदले में वहां से सामान, जो कच्चा माल है जो भी है, वो खरीद खरीद पाते थे। तो इससे उनका खजाना खाली होता जा रहा था। किसका? कंपनी का। इसकी वजह ये भी थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। यानी कोई ऐसी चीज नहीं थी जो यहाँ पे डिमांड हो जिसकी। तो प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी। यानी प्लासी के बाद अब सोना ने कम कर दिया। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। अब जो इनको इनकी इतनी आमदनी बढ़ गई थी क्योंकि दीवानी मिल गई थी, ना किसी को टैक्स देना है, ना कुछ करना है, ना कोई शासक आके बीच में अड़ंगा डालेगा। तो जो है वहीं से जो इनकी कमाई हो रही है उसी से इन लोगों ने अपना व्यापार आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ता में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत भी उठा सकती थी बहुत ही आराम से। ठीक, तो इतने संसाधन थे कि इनने इनने जो है आराम से सब कुछ अपनी व्यवस्था बना ली थी चौकस। आगे देखें। यहाँ पे है नवाब की शिकायतें। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था। क्या कहा था? ये यहाँ लिखा है। जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। उन्हें वह जमीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जोड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने ना जाने कितनी तोपें तैनात कर दी हैं। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया है और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट कर रहे हैं। तो ये जो है बातें कही थी किसने? नवाब ने। आगे देखें। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आता है कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। जो कंपनी के अफसर थे वही भैया क्या है, नवाब बन बैठे। तो उनका किस प्रकार से कार्यक्रम चला वो देखते हैं। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। किसको? नवाबों को। यानी कि जो नवाब जो हैं वो कंपनी को क्या देंगे? पैसा देंगे। नवाबों को बाध्य कर दिया गया कि भाई तुम्हें करना ही है ये। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, यानी कि अब जो चेन्नई है, आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत, ये कितना लिखा है? 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। तो ये आप देख सकते हैं कि इतने सालों में उसने कितना दौलत इकट्ठा कर ली थी उस समय। 1767 के समय की बात हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर पहले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। ठीक, तो ये भी आपको एक दिलचस्प चीज है कि जो आपको याद रखनी है कि इसने जो है आत्महत्या कर ली थी। आगे देखें। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। बहुत सारी बीमारी थी, मेडिसिन इतनी डेवलप नहीं हुई थी। ठीक है, तो बहुत सारी बीमारी भी फैल जाती थी जिसका कोई इलाज नहीं था और जो है काफी आबादी उसी में खत्म हो जाती थी। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें।
जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे, यानी कि नवाब। ठीक, नवाब नहीं बोल पाते थे तो ये लोग नवाब बोल देते थे। ठीक, ये भारतीय शब्द नवाब का ही, ठीक, नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण है नवाब। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। आगे देखें, कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक, तो 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए, यानी कि बक्सर की लड़ाई के बाद जो है इन्होंने क्या कर दिया, रेजिडेंट तैनात कर दिए भारतीय रियासतों में। जो भारतीय इनकी राजाओं की, नवाबों की जो रियासतें बनी थी, वहां पे अपने रेजिडेंट, अपने अधिकारी एक प्रकार से तैनात कर दिए, जो एक प्रकार से वहां का जो है देखते रहेंगे वहां क्या चल रहा है। ठीक, वहां की नीतियां, जो रूल्स बन रहे हैं, किस प्रकार के वहां पे चीजें हो रही हैं, वो सारी चीजें वो देखते रहेंगे, तो रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी का राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होने होते थे। ठीक है, कंपनी के राजनीतिक व व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। किसका, रेजिडेंट का। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि, ठीक, तो ये भी आपको याद रखना, सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था और उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। ठीक, तो आपको ये देखना है सहायक संधि लाया कौन था, तो सहायक संधि लाया था लॉर्ड विलेजली। ठीक, तो यहाँ पे आपको याद रखना है लॉर्ड, लॉर्ड क्यों लिखोगे, लॉर्ड कोई भगवान है क्या। ठीक, तो आपको याद रखना है वेलेजली। ठीक, वेलेजली, ये आपको याद रखना है। ठीक, वेलेजली नाम है, कौन लाया था, वेलेजली लाया था सहायक संधि। ठीक, सहायक मतलब क्या होता है, सहायक मतलब होता है मिलना जुलना, मिली जुली, तो मिली जुली से याद रखना वेलेजली। ठीक, तो सिंपल सी है, तो सहायक संधि कौन लाया, वेलेजली। ठीक, आगे देखें, यहाँ पे क्लाइव खुद को कैसे देखता था, तो ये सारी चीजें हैं, देखते हैं। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें उसने क्या कहा। उसने कहा है कि उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरबान खींच रहे थे और मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना, दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। ये कह रहा है कौन, क्लाइव। ये जो यहाँ से सब सम्मान और ये दौलत और ये सोना जवाहरात सब उड़ा ले गए, ये वहां पे जाके धौंस जमा रहे हैं। यहाँ देखें अगर गतिविधि, गतिविधि ये बच्चों के लिए है। कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के एक युवा अफसर हैं और कुछ महीने के लिए भारत आए हैं। जब इंग्लैंड में रहने वाली अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी लिखकर उन्हें अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी के बारे में बताएं और उसकी तुलना ब्रिटेन में अपने पुराने जीवन से करें। ठीक, तो ये एक प्रकार से तार्किक शक्ति को बढ़ाने के लिए ये गतिविधि बच्चों को दी जाती है, तो ये आप भी करके देख सकते हैं। आगे देखें, हाँ यहाँ तक पढ़ लिया था। सहायक सेना के रखरखाव के कारण, रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। ठीक, रख रखाव मतलब एक तो सहायक सेना जो है रख रही है, कंपनी जो है उनके वहां पे जहाँ पे उनका क्षेत्र है राजाओं का, वहां पे सहायक सेना रख रही है और उनके रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। यानी कि जो वो है, जो राजा है, जो नवाब है वहां के, वो इनके रख रखाव का पैसा देंगे, इनके देख रेख का। अगर वो पैसा नहीं दे पाएंगे तो रकम अदा करने में चूक जाते हैं तो जुर्माने के तौर पर उनका मतलब इलाका ही उनके कब्जे में चला जाएगा। देख रहे हो उनकी टेक्निक किस प्रकार से, ये जो है हम इन लोगों को जो है उल्लू बना रहे हैं। आगे देखें, उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 के समय में ये गवर्नर जनरल रहा, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे।
इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए, यानी कि इनको जो है उल्लू बना बना के और इनसे सारे क्षेत्र छीन लिए थे। इनका मेन मकसद तो उनका इनका एरिया ही था। यहाँ पे अगर देखें, ये अपने बेटों ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजा-उद-दौला टीली कैटल द्वारा बनाया चित्र है ये। और बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजा-उद-दौला के ज्यादातर अधिकार छीन छिन गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो ये आप शानो शानो शौकत इनकी भैया देखिए कि कितने बड़े नवाब थे ये, और अब इनको जो है पूरे अधिकार इनके छिन गए, अब ये यहाँ नहीं रह सकते हैं। आगे देखें, रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत, अब पहले तो निषेधाज्ञा देखते हैं क्या है। निषेध निषेध को अगर तोड़े निषेधाज्ञा को, तो निषेध आज्ञा, ठीक, तो यानी कि निर्देश, ठीक, तो निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ, अधीनस्थ का मतलब होता है दब्बूपन, किसी के अधीन काम करना, किसी के अंडर में दब के रहना, ठीक, तो अधीनस्थ रहता है। और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है, यानी कि चीजें आराम से चलती रहती हैं। सन के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। ठीक, ये जो है जेम्स मिल ने 1832 में लिखा हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं टीपू सुल्तान और शेर ए मैसूर। जो टीपू सुल्तान है वो मैसूर के थे और उनको शेर ए मैसूर की एक प्रकार से उपाधि दी गई है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है शेर ए मैसूर। इनके बारे में पढ़ते हैं तो ये बहुत ही महान जो है योद्धा थे, और बहुत ही इन्होंने अच्छे से निडरता के साथ जो है उनका सामना किया था। तो इनके बारे में देखें, जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया, यानी कि डायरेक्ट सैनिक जो है टकराएंगे। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर, ठीक, तो मैसूर की लोकेशन देख लेनी कहाँ पे है। मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। तो मैसूर का एग्जाम्पल देते हैं। हैदर अली, इनका जो शासनकाल था 1761 से 1782 तक था, और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, इनका शासनकाल 1782 से 1799 तक रहा। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। तो ये देखना है कि जो काली मिर्च और इलायची है वो खरीदती थी मालाबार तट से, और मालाबार तट कहाँ है ये मैप में देखना है। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया। किसने? टीपू सुल्तान ने। यानी कि टीपू सुल्तान ने जो है फ्रांसीसियों से भी व्यापार स्थापित किए थे, ये याद रखना है। ठीक, तो क्वेश्चन भी आ जाता है कि किससे व्यापार स्थापित किए थे, उसमें फ्रांस दे दिया और जर्मनी दे दिया, ठीक है, नीदरलैंड दे दिया या पुर्तगाल दे दिया, तो आपको फ्रांस लगाना है। ठीक, तो ये हमारे यहाँ पे हुआ। आगे देखें, पिक्चर दी हुई है। टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कार्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। ठीक, कार्नवालिस के सामने टीपू सुल्तान के जो बेटे हैं उनको पेश किया जा रहा है, और ये जो है डेनियल आर्म द्वारा चित्र बनाया गया 1793 में। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी के संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के तहत उनके दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया, और ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मजा आता था जिनमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी। ठीक, तो ये अपने आप को बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा बताते थे इस तरीके से चित्र बना के कि हम देखो इन सबसे महान है, हम भगवान है, मही राजा मही मंत्री। ठीक है, इस तरीके से इनके अंदर फीलिंग आनी चाहिए अहम ब्रह्मास्मि वाली, इसलिए ये अपने इस तरीके से चित्र बनवाते थे और इन लोगों को, बेचारे बच्चों को बंधक बनाते थे। आगे देखें, सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। ठीक, मतलब ये यहाँ पे बात हो रही है इसकी टीपू सुल्तान की, ठीक, जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। तो ये भी याद रखना है कि मैसूर के साथ अंग्रेजों की कितनी बार? 4 बार जंग हुई है।
कब हुई है? 1767 से 69 तक, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799 में। और ये श्रीरंगपट्टनम याद रखना है, श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए, यानी कि लड़ते हुए वो जो है मारे गए थे। तो मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश, ठीक, कौन सा राजवंश? वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई, ठीक, तो मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। और सहायक संधि किसके द्वारा बनाई गई थी? हम लोगों ने पढ़ा था, विले जल्दी द्वारा, ठीक। आगे देखें टीपू की कहानियां। टीपू के लिए बहुत सी कहानियां प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पे बताया गया उसी के बारे में। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है, यानी कि जो लोग सुनते हैं उनके बारे में, ठीक, और या जो लोग बताते हैं राजाओं के बारे में एक प्रकार से, तो उससे भी एक छवि बनती है, एक पर्सनैलिटी बनती है कि किस प्रकार का राजा होगा। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा। तो उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी, ठीक, तो ये एक कहानी है, ठीक, तो जो कि बताया गया था। यहाँ पे भी टीपू का खिलौना शेर, ये जो है ये खिलौना है, ठीक, और यह टीपू के एक विशाल का मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाजें आती थी। अब यह खिलौना शेर जो है लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा है, यानी कि अंग्रेज यहाँ से ले गए, भैया यहाँ से सब बताओ, ये खिलौना भी बताओ यहाँ से ले गए। और 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए, ठीक। आगे हम लोग देखें, अब यहाँ देखेंगे भाई मराठों से लड़ाई, ठीक, तो मराठों से लड़ाई बहुत ही देखते हैं, समझते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 में, नोट कर लेना। में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया था। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री, पेशवा कौन होता था? सर्वोच्च मंत्री होता था, उसी को पेशवा बोलते थे मराठों में, के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी यानी कि राज्य मंडल, ये भी आपको वर्ड याद रखना है। कन्फेडरेसी मतलब जो मराठों में जो मतलब होता था उसको राज्य मंडल कहते थे। तो ये जो थे मतलब एक राजमंडल के कन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पूरे में रहता था, पूरे में, ठीक। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। यहाँ देखें, एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ, ठीक, ये आपको याद रखना है। पहला जो युद्ध था मराठों से कंपनी का वो 1782 में खत्म हुआ था सालबाई की संधि के साथ में, ठीक, तो अंग्रेज मराठा युद्ध सालबाई संधि से खत्म हुआ पहला, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया, ना अंग्रेज जीते ना मराठे जीते। उसके बाद दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 में और कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। यानी कि दूसरा जब युद्ध हुआ तो भाई अंग्रेजों के कब्जे में उड़ीसा और यमुना का जो उत्तर में स्थित था आगरा और दिल्ली, वो सब क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। किसको? पेशवा को, ठीक, तो पेशवा जो थे और उनको जो है कानपुर भेज दिया गया, बिठूर। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। जो विंध्य का जो दक्षिणी भाग है, ठीक, विंध्यांचल श्रेणी जो है वहां का जो उसके बाद का जो दक्षिणी जो भाग है, ठीक, मराठा के अंदर जो आता था उस पर पूरा नियंत्रण हो गया किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। जहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे गतिविधि दी गई है
कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक-एक सुर्खी लिखी है। ठीक, तो यानी कि अंग्रेज इस जो ये जो घटना है इसको किस तरीके से कवर करेंगे और यहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरीके से कवर करेंगे, इन दोनों का जो है मेंटालिटी आपको एक न्यूज़पेपर वाला जो होता है, जो अखबार जो बनाते हैं, जो न्यूज़ लिखते हैं, उनकी उनके उसके हिसाब से आपको लिख के देना है। आगे देखें, ये हो गया कन्फेडरेसी मतलब गठबंधन। आगे देखें, सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। यानी कि आक्रामक नीति यानी कि आक्रमण करना है और जो है अपना क्षेत्र का विस्तार करना है, सबके क्षेत्र को कब्जा करते हुए अपना क्षेत्र बड़ा कर लेना है। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल, ठीक, तो ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं कि नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। आगे देखें, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। ठीक, उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, जो कि फिलहाल कर्नाटक में है, के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया। ठीक, तो ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है और नोट भी कर सकते हैं। ठीक, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। हथियार रानी चेन्नम्मा कहाँ से संबंधित थी? कित्तूर से। और कित्तूर कहाँ पे है इस समय वर्तमान में? कर्नाटक में। ठीक, और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें उन्हें जो है 1824 में गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे भी पढ़ेंगे। आगे हम लोग कई चैप्टर हैं, उसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपनी क्रूरता को दिखाया है और हमारे जो क्रांतिकारी है उनको फांसी दी है, फांसी सजा दी है, कहीं बहुत ही क्रूर तरीके से जो है उनको रखा है। यहाँ देखें तो ये उन्हीं की एक मूर्ति है, कित्तूर रानी चेन्नम्मा की स्मृति में बनाई गई ये मूर्ति है। ठीक, ये लॉर्ड हेस्टिंग की फोटो है। ठीक, आगे देखें, 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी, वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। ठीक, तो 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी है कंपनी ने, वहां अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट रूप से उनका शासन नहीं था, इनडायरेक्ट उनका शासन वहां पे था। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। सिंध जो कि पाकिस्तान से संबंधित एरिया है और भारत से लगा हुआ है, तो वहां सिंध का जो क्षेत्र है। इसके बाद पंजाब की बारी थी, तो यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी थी, तो पंजाब से जो है इन्होंने लड़ाई लड़ी महाराजा रणजीत सिंह ने। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई, तो आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। ठीक, तो 1847 में तो कब्जा कर लिया अफगानिस्तान से, मतलब अफगानिस्तान से लड़ लिया और जीत गए, और 1849 में इन्होंने पंजाब भी अधिग्रहण कर लिया। तो इनका ये समझते जाइए कि किस प्रकार से इनका क्षेत्र बड़ा होता जा रहा है और किस प्रकार से ये दबाते हुए कुचलते हुए चले जा रहे हैं भारतीयों को। आगे देखें, विलय नीति, ये भी एक पॉलिसी है इनकी। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 56 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी, ठीक, के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई, तो ये नीति आपको याद रखनी है। और किसने ये नीति लाया ये देखना है, ये है विलय की नीति। यानी कि कोई भी क्षेत्र है किसी राज्य के अंतर्गत, उसको अपने क्षेत्र में कैसे मिलाएं, ये पॉलिसी ये लॉर्ड डलहौजी लेके आया, विलय नीति। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, ठीक, और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, यानी कि उसका कोई कोई बच्चा नहीं है जो कि उसके शासन को संभाल सकता है, तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगा। यानी कि अगर उसका कोई औलाद नहीं है, बच्चा नहीं है, ठीक, जो उसके शासन को संभाल सके, तो वो सीधे कंपनी उसको ले लेगी।
ठीक, तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है विलय नीति का। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, जैसे सतारा सतारा को 1838 में कब्जा कर लिया गया, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। और लोग कहते हैं एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ लेंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे। एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी आपको अगर जो है बेस मजबूत करना है अपना। तो बाकी सब तो एडवांस है। नागपुर 1853 और झांसी 1854। ठीक है, ये सब जो है कब्जे किए गए हड़प नीति यानी विलय नीति के द्वारा। अंग्रेजों के हाथ में ये सब चली गई। आगे देखें, आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। अवध का जो क्षेत्र है वो मेनली यूपी बिहार का जो एरिया है वो अवध के अंदर का आता था। तो ठीक, तो ये बिल्कुल मेन एरिया था यहाँ पे। वो बहुत ही अच्छी उपज, वो गंगा के आसपास का जो क्षेत्र था बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। तो ये अवध भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। ठीक, तो 1856 में अवध को भी कब्जे में ले लिया। तो अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। तो उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए, ठीक, कुशासन यानी कि जो वहां का जो नवाब है वो शासन अच्छे तरीके से नहीं चला रहा है, बहुत ही गलत बहुत ही खराब तरीके से शासन चला रहा है, तो उसको बोलते हैं कुशासन। ठीक, तो कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। ठीक, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। मतलब इन्होंने अलग ही नौटंकी फैला रखी है। बोली वाली जनता को जो है किस तरीके से उल्लू बनाने, भैया ये तुम्हारे यहाँ कुशासन चल रहा है, तुम्हें हम कुशासन से आजादी दिलाने के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम तुम्हें आजादी दिलाएंगे। इसलिए उस कर्तव्य से हम बंधे हुए हैं। हमारी मजबूरी है कि जो है यहाँ इस जमीन पे हम लोग कब्जा करें, जिनकी मजबूरी है। इस तरीके से ये उनको भड़का रहे हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए कि भैया तुमको हम बताते हैं ऐसे कुशासन चल रहा है। ठीक, तो ये इनकी नीति रही, विलय की नीति। आगे हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे फिर से एक गतिविधि दी गई है। कल्पना कीजिए कि आप नवाब के भतीजे हैं और आपको बचपन से ही यह एहसास कराया गया कि एक दिन आप राजगद्दी संभालेंगे। अब आपको पता चलता है कि विलय नीति के कारण अंग्रेज आपको राजा नहीं बनने देंगे। आपको कैसा लगेगा? यानी कि राजगद्दी पाने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक, यानी कि आप जरूर अंग्रेजों से आपकी नाराजगी बनेगी। आप कहेंगे कि इनको सालों को मैं मार गिराऊंगा। इनने जो है राजा जो थे उनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन मैं उनका भतीजा हूँ, मैं उनके रिश्तेदार हूँ, मैं उनके जो शासन है मैं संभालूंगा अगर जब वो नहीं रहेंगे। लेकिन अंग्रेज जो है विलय नीति के कारण तुमको नहीं दे रहे हैं, खुद कब्जा कर ले रहे हैं, तो तुम जो है उनको जो है सीधे हौंकने में चले जाओगे कि इनकी ऐसी तैसी मैं बताता हूँ इन्हें। तो यहीं से जो है सबके अंदर ये भावना डेवलप हुई कि जो कि 1857 की जो क्रांति है वो हुई, क्योंकि सबके अंदर गुस्सा बढ़ता हुआ चला जा रहा था। यहाँ हम लोग देखें तो संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय का ये चित्र बना हुआ है जो संबलपुर के हैं। ठीक, ये आप देख सकते हैं। आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ मैप बना हुआ है। यहाँ अगर ध्यान से पढ़ें तो ये जो येलो वाला पार्ट है ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र है। ठीक, और ये जो चित्र है ये भारत का 1797 का है। और जो येलो वाला पार्ट है इस समय जब 1797 का समय था तब ब्रिटिश शासन का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है। ठीक, जो कि पश्चिम बंगाल का एरिया है, बंगाल का एरिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे किनारे किनारे आंध्र प्रदेश और यहाँ पे पूरा फैला हुआ है। यहाँ थोड़ा मद्रास में फैला हुआ है और इधर थोड़ा सा आप देख सकते हैं तमिलनाडु कर्नाटक केरल के क्षेत्र में। ठीक, लेकिन जब 1840 आते आते अब आप लोग ब्रिटिश का शासन का जो एरिया वो देख सकते हैं, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, मतलब दिल्ली और बंगाल और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया और यहाँ साउथ में भी काफी ज्यादा जगह इन्होंने पूरी कवर कर ली है। ठीक, तो किस प्रकार से इन्होंने अपना क्षेत्र बढ़ाया है यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद एक आता है 1857 के समय, तो बहुत ही ज्यादा कवर कर लिया इनने पूरा। इधर जो है पाकिस्तान वाला क्षेत्र, सिंध का क्षेत्र, ये पूरा पंजाब का क्षेत्र कवर कर लिया, पूरा यूपी बिहार जो है कवर कर लिया गया है, पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा बंगाल पे कब्जा, पूरा मराठों के एरिया में यानी कि एमपी महाराष्ट्र में कब्जा, यहाँ गोवा मुंबई कर्नाटक पूरा सब जगह ज्यादातर जो है इनका कब्जा हो गया है। कब? 1857 आते आते। ठीक, तो वही यहाँ पे दिया गया है। आगे देखें, नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785, यानी कि वारेन हेस्टिंग जब गवर्नर जनरल बने हैं 1773 से 1785 के समय, उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। जो प्रशासकीय इकाइयां थी ब्रिटिशर्स की उनको प्रेसिडेंसी कहते थे, ये आपको याद रखना है। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी? बंगाल, मद्रास और मुंबई, ये भी आपको याद रखना है।
कौन कौन सी 3 प्रेसिडेंसी थी? बंगाल, मद्रास और बम्बई। किसके समय में? वॉरेन हेस्टिंग्स समय में। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता है। अब यहाँ पे प्रशासन किस तरीके से चलता है वो समझाया जा रहा है, तो बहुत ही ध्यान से समझना है। सबसे ऊपर कौन होता था? गवर्नर जनरल। यानी कि अगर देखें तो वॉरेन हेस्टिंग उस समय था, तो वॉरेन हेस्टिंग सबसे ऊपर हो गया। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय, यानी कि न्यायालय और न्याय के क्षेत्र में वगैरह इसमें इसके काफी सुधार उल्लेखनीय है। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। ठीक, दीवानी अदालतों का जो मुखिया कौन था? जिला कलेक्टर था। और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। यानी कि भारतीय जो कानून थे, जो भी रीति रिवाज और जो भी परंपराएं, उस आधार पे, धार्मिक आधार पे भी, तो वो व्याख्या करते थे जिला कलेक्टर कि भाई हमारे यहाँ देखिए ऐसा ऐसा होता है, तो उस हिसाब से वो अपना न्याय वगैरह देते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। यानी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थे, लेकिन कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। कौन सी? फौजदारी फौजदारी अदालतें। आगे हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो जो काजी है उसको न्यायाधीश कहते थे। ठीक, जो आपने सुना होगा कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी, तो काजी वही है, न्यायाधीश यानी जज। ठीक, और यहाँ मुफ्ती जो है, मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। ठीक, और महाभियोग क्या होता है ये भी आप लोग जान लो। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण यानी कि मतलब गलत आचरण का आरोप लगाया जाता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी संसद का ऊपरी सदन, ठीक, तो ये याद रखना है, संसद का जो ऊपरी सदन है, जो सबसे ऊपर है, उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं इंग्लैंड में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसे महाभियोग कहते हैं। ठीक, आगे अगर हम लोग देखें, ये देखिए यहाँ पे चित्र बना हुआ, वॉरेन हेस्टिंग पर मुकदमा लगाया गया था आरजी पॉलार्ड द्वारा। ये चित्र था 1789 में। जब वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा, तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया, और इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला था। तो ये भाई आपको फैक्ट याद रखना है कि किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला था, तो वॉरेन हेस्टिंग पर लगा था। कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये आपको याद रखना है। अब मुकदमा चलाया गया जो 7 साल चला था। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखें, एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। यानी कि जो भी धर्मशास्त्र हैं, जो भी अलग अलग चीजें, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से जो परंपराएं हैं, उनको उनके जो है सबको एक करते हुए 11 पंडितों का एक संगठन बनाया, और उनको एक काम सौंप दिया कि आपको भाई एक संकलन तैयार करना है, जिससे कि इस हिसाब से आगे की कार्यवाही हो सके। इसमें एन बी हाल हेड, ठीक, एन बी हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक, जो इनने वो बनाया था, संकलन जो भी तैयार किया था, उसको अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये भी आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। ठीक, तो जिले में जो है कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यकाल कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर धकेल दिया। आगे देखें, कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। ठीक, तो ये भी याद रखना है कि जो कंपनी की जो असली जो सत्ता थी, असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मतलब उनके पास सैनिकों की इतनी ज्यादा तादाद थी कि वो किसी से भी भिड़ जाते थे, किसी से भी लड़ जाते थे सैनिक की ताकत के आधार पे। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, सवार घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित थे, और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। किसको? मुगल की जो सेना थी। सेना में सवारों का दबदबा रहता था।
और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। आगे अगर हम लोग देखें, 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ठीक, यानी कि उनको किसी का ज्ञान नहीं था, उनको बंदूक चलाने का ज्ञान नहीं था, किस तरीके से बंदूक चलाई जाती, किस प्रकार से हथियार उठाए जाते, चला उनको बस वही तीरंदाजी और डंडा ये सब पकड़ा दो। ठीक, तो उनने जो है ट्रेनिंग देना शुरू की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की, तो उसने भी यही तरीका अपनाया और अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। ठीक, तो सिपाही कहते थे, सिपाही जो कि सिपाही से बना है, यानी कि आर्मी। आगे हम लोग देखें तो 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट यानी कि तोड़ेदार बंदूक, ये भी आपको याद रखना, मस्केट क्या है, तोड़ेदार बंदूक, और मैच लॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था, और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा, आगे देखें, पहले से भी ज्यादा नियंत्रित था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ शब्दों के मतलब। धर्मशास्त्र क्या है? संस्कृत की ऐसी कृतियां जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है, ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। ठीक, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे उससे भी 500 वर्ष पहले। उसके बाद देखें सवार यानी कि घुड़सवार, मस्केट यानी कि पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक। ठीक, तो ये जो हम लोगों ने मस्केट यहाँ देखा था, ये यही चीज है। ठीक, और मैच लॉक क्या है? शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। ठीक, तो यहाँ पे ये है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें, मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ, यानी सबका शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। वारेन हेस्टिंग महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया जिसका एक हिस्सा इस प्रकार था। ठीक, तो ये जो शब्द हैं ये एडमंड बर्क के हैं। क्या बोला? मैं उनके यानी हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया और जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। तो ये भाई उनके शब्द थे। आगे हम लोग इसी में देखते हैं, यहाँ पे ये एक चित्र बना हुआ है। घुड़सवार का कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार एक अज्ञात भारतीय का द्वारा बनाया गया ये चित्र है। तो इस तरीके से ये जो है कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का है। ठीक है, ये बंगाल का एक सवार है जो कि भारतीय है और कंपनी के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखें, मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। ठीक, तो जब युद्ध में इनको मार पड़ी है तो इनको भैया घुड़सवार की भी अहमियत समझ में आने लगी। आगे देखें, इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। क्योंकि भाई जो अंग्रेज थे उनको तो पता नहीं था यहाँ किस प्रकार से जाति सिस्टम चलता है, किस प्रकार से धार्मिक सिस्टम किस प्रकार चलता है और लोगों की भावनाएं किस वजह से आहत हो सकती हैं, उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और वो सब दिए रहते थे कि लोग करो, काम दिए रहते थे, लेकिन कुछ धार्मिक भावनाएं भी आहत हो जाती थी, वो उसका उन्हें अंदाजा नहीं था। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे, या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे। ठीक, तो ये यहाँ पे भी ये भी एक बात की गई कि लोग जो है अपने आप को सिपाही जो थे उनकी भी कुछ धार्मिक भावनाएं थी। वो आज के समय में भी ऐसी भावनाएं आत हो जाती हैं, तो उस समय की तो बात ही अलग है कि उस समय तो बहुत ही चरम सीमा पे होगा। तो सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा। वो 1857 विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे, यानी कि 1857 का जो विद्रोह है उसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। यहाँ पे उसका एक बेस बना दिया कि
कि अंग्रेजों ने क्या क्या चीजें करी हैं, किस प्रकार से जो है वहां को प्रताड़ित किया, उनके प्रशासन को, राजाओं के प्रशासन को, और उनके क्षेत्र पे अधिग्रहण किया, किसानों को परेशान किया। तो ये सब आधार है 1857 की क्रांति का, जिसे हम लोग अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अब देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब कि ये सब सारी जो चीजें चल रही थी उसका क्या फायदा, क्या नुकसान, क्या लाभ हानि हुई है, ये सारी चीजें हम लोग एक बार देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। औपनिवेशिक मतलब कि कोई अगर दूसरी कंट्री में रह रहा है और वो अपने फायदे के लिए किसी दूसरे क्षेत्र का इस्तेमाल करने लगे या दूसरे देश पे रहने लगे और वहाँ की सारी चीजों को इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए वहां पे रहे और भेजे अपने कंट्री में, तो वो हो जाता है औपनिवेशिक। ठीक। तो औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक, ठीक, भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। जब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था, भाप से चलने वाले जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। यहाँ जहाँ 6 से 8 महीने लग रहे थे, मतलब कि केप ऑफ गुड होते हुए जो है इंग्लैंड से यहाँ पे आते थे भारत में, तो 3 हफ्ते ही में ही अब आ जाते हैं। इसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था, यानी कि इनडायरेक्ट भी प्रभाव था। जहाँ पे डायरेक्ट था वहाँ 70 से 78%, 80% तक इनका सीधा प्रशासन था, और जहाँ नहीं था वहाँ पे इनडायरेक्ट रूप से था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी, यानी कि 1857 आते आते इसने पूरे भारत में कब्जा कर लिया था। और इतना इन लोगों ने परेशान कर लिया था भारतीयों को और राजाओं को, और जनजाति के जो मिल रहने वाले जो लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनको परेशान किया। तो सब ने मिलके जो है इनको 1857 में सबक सिखाया। लेकिन हालांकि ये सफल नहीं हुआ था, ये हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। देखते हैं अन्यत्र, यानी कि बाकी और चीजें इसके अलावा कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा था। तो दक्षिण अफ्रीका में दास दास व्यापार होता था उस समय। ठीक। तो ये देखते हैं, डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, यानी कि साउथ अफ्रीका पहुंचे, और जल्द जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया, तो वो हम लोग पढ़ते हैं। यह मालूम होने पर पशुओं, कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा। उन्हें अलग अलग खरीदारों को भेज दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। और इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए एवं असंवेदनशील थे, यानी कि कितने ही क्रूर ये लोग थे कि दास व्यापार में लोगों को एक पशुओं की तरह व्यापार करने के लिए भेज दिया जाता था, बेच दिया जाता था, और उनसे काम करवाए जाते थे। और माँ को बच्चे से अलग कर दिया जा रहा है, ठीक है, पिता को बेटे से अलग कर दिया जा रहा है, इस प्रकार से थे। और इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था कि किसी के मन में जो है कोई भी इनके प्रति दया भावना आए। ठीक। तो ये जो है नाइजल वॉरेन द्वारा लिखित है, द चेनस डेट बाइंड अस, अ हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एट द केप, 1996 में। ठीक। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे ये कल्पना करने के लिए कुछ चीज दी गई, तो आप कल्पना कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर से याद करने के लिए कि भाई शेर मैसूर कौन था, तो टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहते थे। फौजदारी अदालत रानी चन्निम्मा कहाँ संबंधित थी, तो ये हम लोगों ने कित्तूर पढ़ा था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। वारन हेस्टिंग वगैरह। और यहाँ पे सिपाही, सिपाही कौन था, सिपाही सिपाही हो गया आपका। दीवानी फौजदारी हो गया। वारन हेस्टिंग वो राजस्व वसूल कर भारत का पहला जो गवर्नर जनरल था, वो हो गया। ठीक। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली हैं, और ये सब आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक। ये आप लिख सकते हैं। अगर आप लोग आंसर राइटिंग वगैरह कर रहे हैं पीसीएस वगैरह के लिए, पीसीएस यूपीएससी के लिए, तो यहाँ से आप लोग आंसर राइटिंग बढ़िया से शुरू करिए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ से शुरू करिए, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपने पूरा चैप्टर भी पढ़ लिया। इसी प्रकार से हम लोग आगे आने वाले बाकी चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक। तो आपको कैसा लगा वीडियो जरूर से बताएं, और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।